आज की हमारी क्लास का टॉपिक है, ये जितना भी जो टाइम पीरियड है उदारवादी काल का 1885 से 1905 तक, इस समय अवधि के दौरान यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट वर द मेजर डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। उदारवादियों ने प्रमुख रूप से किन मांगों को ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा, क्योंकि जब तक हम वो मांगे नहीं समझेंगे, उन मांगों को जानेंगे नहीं, तब तक हमें मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है वो समझ में नहीं आएगा। वैसे भी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराओं को उनका इवैल्यूएशन किया जाता है तो मॉडरेट्स के बारे में बहुत सारी क्रिटिसाइज की जाती है, उनके फंक्शनिंग को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेके। तो वो सारी क्रिटिसाइज एक तरफ है, लेकिन उस क्रिटिसाइज को देखने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने किया क्या। तो यहाँ पर हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला जो आज का टॉपिक है वो है उदारवादियों की प्रमुख मांगे, यानी कि मेजर डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। क्या क्या डिमांड्स थी? इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा क्विक चलूंगा। सबसे पहली बात कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की, और भारत में भी संसदीय व्यवस्था या विधायिकाओं की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासन को ही जाता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उदारवादियों ने पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट या पार्टिसिपेटरी सिस्टम, जिसको हम सहभागी व्यवस्था की बात कह सकते हैं, उसको स्टेब्लिश करने के लिए इन विधान मंडलों में इनकी संख्याओं में विस्तार यानी कि एक्सपांशन की बात कही दो तरह से। देखो, पहले जब विधान मंडलों की स्थापना हुई तो उसमें मेंबर्स दो तरह से होते थे। एक जो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के द्वारा नॉमिनेट होते थे, और दूसरा कुछ बहुत लेस परसेंटेज ऐसा था जो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते थे। तो मॉडरेट्स लीडर्स ने ये डिमांड करी कि ये जितने भी जो उस समय के लेजिस्लेचर्स रहे हैं उनके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर बढ़े, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का नंबर कम हो, इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर बढ़े, और साथ ही साथ ये जो जितने भी मेंबर्स लेजिस्लेचर में रखे गए हैं उसमें ब्रिटिशर्स या यूरोपियन लोगों की बजाय इंडियन रिप्रेजेंटेशन यानी कि भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तो इस सेंस में उनकी पहली डिमांड थी विधान मंडलों का विस्तार, यानी कि एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेचर। दूसरी बात या जो मैं इसी के साथ यहाँ पर आपको मैंने शेयर कर दी है, पहले के साथ ही दूसरा पॉइंट भी अटैच्ड है। तीसरी बात जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इंडियन काउंसिल और प्रीवी काउंसिल, ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो इंडिया के बाहर यूके में काम कर रहे थे, ब्रिटेन में काम कर रहे थे। इनका मतलब क्या है पहले हम लोग समझते हैं कि प्रीवी काउंसिल जो थी ब्रिटेन में, वो एग्जीक्यूटिव या सम्राट को एडवाइस देने वाला एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन था। इंडिया के मामले में भी सम्राट या एग्जीक्यूटिव को जो सलाह दे रहा था वो वहां की प्रीवी काउंसिल थी, और उसमें सारे के सारे मेंबर्स कौन थे? यूरोपियन या ब्रिटिश लोग ही थे। तो उदारवादियों की ये मांग थी कि जब भी भारत के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाए तो उसमें भारत का कंटेक्स्ट होना जरूरी है, और ये कब होगा? जब प्रीवी काउंसिल में किसी इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा। तो प्रीवी काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेशन की डिमांड उठाई मॉडरेट्स लोगों ने। और इसी तरह से एक और काउंसिल थी जिसको हम इंडियन काउंसिल या भारत परिषद कहते हैं। भारत परिषद एक तरह से ब्रिटेन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करने वाला एक इंस्टीट्यूशन था, जो केवल भारत के संदर्भ में अंग्रेजों की नीतियों को निर्धारित करवाने में, उनको एग्जीक्यूट करवाने में सहायक था। उस भारत परिषद में भी जितने भी व्यक्ति थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो मॉडरेट्स ने यह भी डिमांड की कि इस भारत परिषद के अंदर भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन या भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये एक और उनका महत्वपूर्ण जो प्रयास था आजादी के दौरान। फिर एक अगली बात, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, हम उल्टा चलें, 1947 के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसके पहले 1935 का एक्ट आया, उसके पहले 1919 का एक्ट आया, उसके पहले 1909 का एक्ट आया, उसके पहले 1896, 1893। कहने का मतलब 1857 के बाद जब भारत की सत्ता
ब्रिटिश संसद के पास चली गई तो ब्रिटिश संसद ने अलग अलग अधिनियम बनाकर, अलग अलग एक्ट्स बनाकर भारत के ऊपर ब्रिटिशों के शासन को स्थापित करने का प्रयास किया। संसद की बात कर रहे हैं हम, ब्रिटिश संसद की। तो ब्रिटिश संसद का जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है कॉमन सभा। तो इन मॉडरेट्स लोगों की ये डिमांड थी कि चूंकि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संदर्भ में कानून बनाए जा रहे हैं, तो उस संसद के किसी सदन के अंदर, और जो कि रिप्रेजेंटेटिव हाउस है यानी कि कॉमन सभा, उसके अंदर भी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ताकि जब भी भारतीयों से जुड़ा हुआ कोई कानून बनाया जाए तो उसमें भारतीय संदर्भ भी आसानी से जोड़ा जा सके। तो ये एक और अगली डिमांड। इसी तरह से एक अगली डिमांड और मॉडरेट्स की थी। एक मिनिस्टर हुआ करते थे जो ब्रिटेन में रहते थे, जिनका नाम जिनकी डेजिग्नेशन जो थी वो थी भारत मंत्री, इंडियन मिनिस्टर। ये इसका एक ही काम था कि वो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव को इंडिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उसमें हेल्प करता था। लेकिन इस भारत मंत्री की जो सैलरी थी वो इंडियन कोष से दी जाती थी, यानी कि भारत से उनका वेतन जाता था। तो मॉडरेट्स की ये डिमांड थी कि जब ये भारत मंत्री ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहा है, वहीं रहते हुए काम कर रहा है, और वो उसका ऑब्जेक्टिव भी ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करना है, तो फिर उसका वेतन इंडियन क्यों पे करे, उसका वेतन भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ मांगे थी जो हम लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ी हुई थी। इसके बाद अगर हम अगली बात करें कि मॉडरेट्स और क्या क्या डिमांड हमारे सामने लेकर आए थे, तो उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज थी, आप लोगों को कल मैंने बताया था कि सिविल सर्विसेज की जो एज घटा दी थी 21 वर्ष से 19 वर्ष, तो उस एज को और उस एग्जाम को किस तरह से कंडक्ट किया जाए उसको लेकर भी मॉडरेट्स की एक डिमांड थी। ये एग्जाम पहले केवल इंग्लैंड में होता था, तो मॉडरेट्स ने डिमांड की कि इस प्रकार की सिविल सर्विसेज की जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों में साथ साथ हो। इसी के साथ उनकी एक और डिमांड थी कि जितनी भी जो गवर्नमेंट पोस्ट है, जो हायर पोस्ट हैं, उन पर भी इंडियंस को अपॉइंट किया जाए। इंडिया के अंदर, इंडियंस के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो औद्योगिक शिक्षा है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्रीज को कैसे रन किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, किस फील्ड में किस तरह का प्रोडक्शन लाया जा सकता है, तो एक औद्योगिक शिक्षा के फैलाव की डिमांड भी अंग्रेजों के माध्यम से इन मॉडरेट्स ने की थी। फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर्मी एजुकेशन है, मतलब आपको पता है उस समय अंग्रेजों ने आर्मी तो बना रखी थी, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिश इंटरेस्ट को फुलफिल करना। इंडिया के बाहर जहां कहीं भी ब्रिटिश इंटरेस्ट अनसिक्योर हैं, उनको सिक्योर करने के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी को बना रखा था। लेकिन उसके अंदर ज्यादातर लोग कौन थे? ज्यादातर लोग यूरोपियन या ब्रिटिश लोग ही थे। तो मॉडरेट्स की ये डिमांड थी कि भारतीयों को भी इस आर्मी में हायर रैंक मिले, साथ ही साथ उन रैंक तक पहुंचने के लिए भारतीयों में इतना कैलिबर हो, तो वो कैलिबर आएगा कहां से? तो उसके लिए उन्होंने आर्मी स्कूल को एस्टेब्लिश करने की डिमांड रखी। तो ये एक और अगली बात। फिर नेक्स्ट एक और उनकी डिमांड थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी, जो रूल कर रहे थे, वो टैक्सेस तो ले रहे थे, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जितने भी यूरोपियन अथॉरिटी थी इंडिया के अंदर, जितने भी ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय थे, उनके शानो शौकत, उनकी सैलरी, इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो रहा था। यानी कि टैक्सेस को वो वेलफेयर के रूप में खर्च नहीं कर रहे थे, बल्कि वो केवल ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए खर्च कर रहे थे। तो उदारवादियों की ये भी डिमांड रही कि इस जो एक्सपेंडिचर जो है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसी तरह से कुछ और बातें भी हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश जो शासक थे वो फोर्स्ड लेबर यूज में लेते थे, जिसको हम बेगार प्रथा के रूप में कहते हैं, यानी कि काम करा लिया लेकिन उसके बदले में कोई वेतन नहीं दिया। तो इस प्रकार के फोर्स्ड लेबर को उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की बात की, और हर व्यक्ति को काम के बदले जो जितना उसका वेजेस बनता है वो देने की डिमांड रखी।
एक और चीज जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी कि इंडियंस को आर्म्स रखने की परमिशन नहीं थी। तो उदारवादियों ने ये मांग रखी कि भारतीयों को भी इस जो आर्म्स एक्ट है उसमें उसको अमेंडमेंट किया जाए और उसके बाद इंडियंस को भी आर्म्स रखने की परमिशन दी जाए। इसी तरह से जो डायोस्पोरा थे, यहाँ जितने भी जो प्रवासी भारतीय थे, विशेषकर साउथ अफ्रीका में, जिनके साथ जो काले गोरे का जो रंग भेद की जो नीति थी उसका भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर भी इन्हीं शक्तियों का साम्राज्य था। तो उनके द्वारा जो भारतीयों के साथ रंग भेद किया जा रहा था, उस रंग भेद का भी विरोध यहाँ पर उदारवादियों के द्वारा किया गया। और एक आखिरी बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं, जो उदारवादियों की एक प्रमुख डिमांड रही थी, वो थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म से जुड़ी हुई। उदारवादियों ने समय समय पर ये मांग रखी कि जितने भी जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है फार्मर्स से एग्रीकल्चर के नाम पर, वो टैक्सेस बहुत ज्यादा है। और जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे वो फ्लड हो, या बाढ़ और अकाल की परिस्थितियों में ये फार्मिंग और कंडीशन खराब हो रही थी, उस समय भी ब्रिटिश शासन जो है वो भारी मात्रा में टैक्सेस वसूल रहा था। तो उदारवादियों की ये मांग थी कि इन टैक्सेस में कुछ कमी लाई जाए, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ बैंक स्थापित किए जाएं जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहें। इरिगेशन की व्यवस्था की जाए ताकि अकाल की स्थितियों में फसलों को अच्छी तरह से उनका प्रोडक्शन किया जा सके। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो अनाज हो रहा था और उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारे यहाँ पर खुद महामारी और ये जो नेचुरल डिजास्टर हुए थे उसमें अनाज की किल्लत उत्पन्न हुई थी, और ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश शासन उसको एक्सपोर्ट कर रहा था तो उसको भी रोकने की बात, उसको रोकने की डिमांड मॉडरेट्स के द्वारा की गई। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 15-20 सालों का जो टाइम पीरियड है, जब से 1885 से 1905 तक, ऐसा नहीं है कि उदारवादियों ने कुछ नहीं किया। उदारवादियों ने उस समय की जो कंडीशंस थी, उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ मेजर डिमांड्स टाइमली और उनका रिपीटेशन भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखते हुए अपना जो काम था उस काम को उन्होंने अच्छी तरह से करने का प्रयास किया।